नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं। इस चैप्टर के हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और सेकंड लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया था किंगडम मोनरा। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम किंगडम मोनरा में पढ़ चुके हैं कि उनके जो सोल मेंबर्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया है। यहां पर जो सोल मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं बच्चों? यहां पर आते हैं हमारे सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यहां पर जितने भी मेंबर्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो यूनिसेलुलर हैं और वो यूकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि उनकी बॉडी में हमें एक सिंगल सेल देखने के लिए मिलती है। उनकी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? उनकी बॉडी में कभी भी बहुत ज्यादा सेल्स हमें नहीं मिलेंगी। इनकी बॉडी में हमें हमेशा एक सिंगल सेल देखने के लिए मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग यूकैरियोट्स किसको बोलते हैं? यूकैरियोट्स बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है बच्चों कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो इस तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पैक्ड होता है। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और डीएनए अंदर पड़ा हो और यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म हो, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो इनके पास वो होता है क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है जब जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ हमारे दो मेम्ब्रेन हो, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी क्या है यूकैरियोट्स की? नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूकैरियोट्स की ये होती है कि इनके पास सभी की सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज देखने के लिए मिलती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, इनके पास जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हैबिटेट कैसा है बच्चों इनका? जैसे हमने वहां पर डिस्कस किया था किंगडम मोनरा में कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका हैबिटेट जो होता है वो बहुत ही डाइवर्स होता है। ये हमें डीप सी में भी देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मिलते हैं, वहां डेजर्ट में भी मिलते हैं, स्नो में भी मिलते हैं। लेकिन जो अपने किंगडम प्रोटिस्टा के बच्चों मेंबर्स होते हैं दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक। ये ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं पानी के अंदर। अब पानी बच्चों कैसा भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं जहां पर नमक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, और ये हमें सी वाटर या फिर मरीन वाटर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं जहां पर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत हाई होती है। तो हमें ध्यान रखनी है दो बातें कि किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स आने वाले हैं। जैसे कि हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, जैसे कि अपना अमीबा, अमीबा प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। ठीक है, जैसे कि अपना पैरामीशियम, है ना। ये दो एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो क्लास 10th में। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, अब बच्चों यहां पर एक बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि इनके पास बहुत सारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। लोकोमोशन के लिए या लोकोमोशन के अलावा और भी काम करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आगे। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं? जैसे कि इनके पास हो सकती है सीलिया, इनके पास हमें मिल सकते हैं फ्लैजिला, और इनके पास बच्चों हमें सूडोपोडिया भी मिल सकते हैं। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बहुत सारी वैरायटी हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। सीलिया मिलता है, हमें फ्लैजिला मिलता है, सूडोपोडिया मिलता है। और बच्चों हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो ही हो, एब्सेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी हम देखेंगे कि जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जैसे कि अपने स्पोरोजोन्स, जैसे कि आप पढ़ेंगे लास्ट में प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। देखिए, इनके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चों, ये दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये एसेक्सुअल मोड को भी यूज कर सकते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मोड को भी यूज कर सकते हैं। एसेक्सुअल में देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, अमीबा क्या करता था? कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था? अमीबा शोज बाइनरी फिजन। ठीक है, और हमने 10th क्लास में और क्या पढ़ा था? 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि लिश्मानिया, है ना। लिश्मानिया भी क्या है? लिश्मानिया भी आपका एक
प्रोटोजोन है या प्रोटिस्टा है, आई मस्ट से प्रोटिस्टा। लिशमानिया भी आपका एक प्रोटिस्टा है, ये भी क्या शो करता है, ये भी शो करता है बाइनरी फिशन। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों 10th क्लास में, हमने पढ़ा था पैरामीशियम के बारे में, या आई मस्ट राइट प्लाज्मोडियम, एक्चुअली प्लाज्मोडियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम करता है अपना मल्टीपल फिजन। तो देखिए ये सारे क्या है, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलती है। अब बच्चों अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है। अभी हम किंगडम मोनरा में पढ़ के आए कि किंगडम मोनरा में एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कुछ होता है, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। लेकिन बच्चों ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेल फ्यूजन होता है और सेल फ्यूजन के बाद बच्चों अपना बनता है जाइगोट। तो आपको पता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ खास बात होती है, तो उनमें से एक खास बात क्या है बच्चों, जाइगोट का बनना। तो जहां पर सेल फ्यूजन लिखा हुआ है एक्चुअली वो लिखना चाह रहे हैं गैमीट का फ्यूजन। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलती है, वो भी ट्रू वाली। सो दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर गैमीट्स फ्यूज करते हैं और गैमीट्स फ्यूज करके क्या बनाते हैं बच्चों, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के सभी मेंबर्स को क्लासेस में डिवाइड करें या इनको फर्दर कैटेगराइज करें तो यहां पर हमारे पास 5 ग्रुप्स होने वाले हैं। फर्स्ट ग्रुप इज क्राइसोफाइट्स। जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फर्स्ट ग्रुप आता है दे आर क्राइसोफाइट्स। सेकेंड ग्रुप इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। सेकेंड ग्रुप इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है बच्चों, और हमारा जो थर्ड ग्रुप हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप विल बी बच्चों स्लाइम मोल्ड्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा को इन 5 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया गया और लास्ट विल बी बच्चों अपना प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं जैसे कि सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। तो उसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर अब ये 5 जो ग्रुप्स हैं हमारे इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो ये किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी जो बाउंड्रीज होती है दे आर नॉट वेल डिफाइंड। क्या मतलब है? मतलब ये है इस लाइन का बच्चों कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं इस ग्रुप में जो बाकी दूसरे और ऑर्गेनिजम्स को भी कॉपी करते हैं, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट लाइक भी दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंगी लाइक दिखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल लाइक भी दिखते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज हैं वो फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जिनकी प्रॉपर्टी फंगस से मिलती है, जिनकी प्रॉपर्टी प्लांट से मिलती है और जिनकी प्रॉपर्टी एनिमल से मिलती है। तो देख लेते हैं। देखिए अभी हमने जो ग्रुप्स पढ़े हैं बच्चों उन्हीं ग्रुप्स में से जो अपना पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स वो प्लांट्स लाइक है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो अपना दूसरा ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स वो भी बिल्कुल प्लांट जैसे हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अपना जो तीसरा ग्रुप है यूग्लिनॉइड्स उनमें हम देखेंगे कि वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्रेडेशन कर लेंगे एनिमल्स की तरह। ठीक है, फंगस लाइक कौन है अपने स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना खाने का तरीका है और आगे फर्दर ग्रो करने का तरीका है वो बिल्कुल फंगस के जैसा होता है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। और जो बच्चों अपने लास्ट वाले होते हैं प्रोटोजोन्स वो बिल्कुल एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं या जो किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे किंगडम्स के मेंबर्स की प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन।
देखिए अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं बच्चों, ये चैप्टर हमें पढ़ने में बहुत ही अजीब लगता है, मतलब हम लोग को इसको याद करने में बहुत दिक्कत आती है। हम लोग को ये लगता है कि हर पैराग्राफ में इतनी इंफॉर्मेशन दी है, कैसे एसिमिलेट करें। तो मैंने क्या किया है, उतनी सारी इंफॉर्मेशन को वहां से उठा के यहाँ पर एक सेपरेट टेबल बना दी है। तो जब हम एक टेबल बना लेते हैं तो हमें चीजों को लर्न करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आपको यही करना है, आप अपने नोट्स में एक अलग से टेबल बनाइए ताकि हम 3 प्रॉपर्टीज, हैबिट्स, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेल वॉल को यहीं पे लर्न करके खत्म कर दे। फिर जो हमारे यूनिक फीचर्स हैं उनको हम लोग अलग अलग ग्रुप में पढ़ लें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 जो प्रॉपर्टीज है, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, उसको यहीं पर लिख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। और जो बाकी और प्रॉपर्टीज हैं, जो यूनिक प्रॉपर्टीज है, जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी ग्रुप में मिलेगी, उनको हम अभी वही डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जो बच्चों अपने क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये हमें दोनों टाइप के हैबिटेट में देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। अब एक्वाटिक में ये अपने फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और बच्चों ये अपने मरीन भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में आपको मिल जाएंगे। बेसिकली एक्वाटिक है, एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको और ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं। जो बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, दे आर मोस्टली मरीन। ये ज्यादातर कहां मिलेंगे, ज्यादातर आपको समुद्र के पानी में मिलने वाले हैं, मोस्टली मरीन। यूग्लिनॉइड्स बच्चों क्या होते हैं, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में भी बच्चों ये आपको सिर्फ ऐसे पानी में मिलेंगे जो कि स्टेगनेंट वाटर होता है। स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है बच्चों खड़ा हुआ पानी। मान लो कहीं पे पानी भर गया है और वो पानी वहीं पर भरा हुआ है, जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। इसका एक एग्जांपल हमारे पास है बच्चों, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। जैसे कि पॉन्ड्स है ना, पानी भर गया, एक बार खड़ा हुआ है, लेक्स। ठीक है, तो स्टेगनेंट वाटर में बेसिकली हमें देखने के लिए मिलते हैं यूग्लिनॉइड्स। अगर बच्चों हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल अभी हम देखेंगे कि जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, ये उनके ऊपर ग्रो करते रहते हैं लैंड पे। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल होते हैं। जो अपने प्रोटोजोन्स होते हैं बच्चों, ये अपने पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और या फिर ये इनका बहुत डाइवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी। आप देखेंगे कि जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, वो हमें सी वाटर में भी मिल जाएंगे, वो हमें मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएंगे। तो इनका जो हैबिटेट है वो थोड़ा सा डाइवर्स है अपना, पैरासाइट्स भी है और फ्री लिविंग भी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक टेबल बना के लर्न कर लेंगे। जो क्राइसोफाइट्स है दे आर एक्वाटिक, एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और सी वाटर में मिल जाएंगे। डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं। जो अपने यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो हमेशा ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और फ्रेश वाटर कौन सा बच्चों, फ्लोइंग फ्रेश वाटर नहीं, रिवर्स में नहीं मिलेंगे, जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि पॉन्ड्स एंड लेक्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। और बाकी प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो उनमें थोड़ी सी हैबिटेट की डाइवर्सिटी है, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, सी वाटर में भी मिल जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल पे भी मिल जाएंगे और पैरासिटिक भी होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो अपने क्राइसोफाइट्स होते हैं और डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं और यूग्लिनॉइड्स होते हैं, मैंने भी आपको बताया है कि इनकी प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट्स अपने हो जाएंगे बच्चों फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इसी तरीके से डायनोफ्लैजिलेट्स क्या हो जाने वाले हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स भी अपने हो जाएंगे फोटोसिंथेटिक। ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये शो करते हैं अपना मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जब इनको मिलेगी सनलाइट तो ये क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट के एब्सेंस में ये प्रेडेशन शो करते हैं। ठीक है, किसी प्रे को पकड़ेंगे और उसको खा जाएंगे। स्लाइम मोल्ड्स का क्या होता है बच्चों, स्लाइम मोल्ड्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो फंगस के जैसा होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि दे शो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। प्रोटोजोन्स का क्या होता है बच्चों, प्रोटोजोन्स जो होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक में क्या क्या शो करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही डाइवर्स होने वाला है। हेट्रोट्रॉफिक में इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों वो होलोजोइक भी हो सकता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ेंगे, उसको खाएंगे और उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। या फिर पैरासिटिक भी हो सकता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एज अ पैरासाइट सर्वाइव करते हैं।
या फिर ये प्रेडेशन भी शो कर सकते हैं। प्रेडेशन, प्रेडेशन का क्या मतलब होता है, आपने किसी प्रे को पकड़ा और खा लिया। तो ठीक है, तो जो अपना अमीबा होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये क्या करेगा, प्रे को पकड़ेगा, प्रेडेशन करेगा पहले, और फिर क्या करेगा बच्चों, फिर ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। पहले इसको खाएगा, इंजेस्ट करेगा, फिर इसको एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे हम लोग करते हैं, ये इसके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, इसके पास क्या होती है, फूड वैक्यूल होती है अमीबा के पास। तो फूड वैक्यूल बनाएगा, उसमें ये डाइजेस्ट करेगा एंजाइम्स डाल के। उसके बाद ये क्या करेगा, वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको वापस ले लेगा बॉडी में, और जितना वेस्ट है उसको बॉडी के बाहर थ्रो कर देगा। ये हम लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए अब बात कर लेते हैं बच्चों इसकी सेल वॉल की। देखिए जो यहाँ पर सेल वॉल होती है क्राइसोफाइट्स में, ये सिलिका की बनी होती है। इनकी सेल वॉल में बहुत ज्यादा सिलिका एम्बेडेड होता है। ठीक है, और अपने जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनके पास होती है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स मतलब जो सेल वॉल है वो बनी हुई जो सेलुलोज की ही बनी हुई है, लेकिन बच्चों वो प्लेट्स की फॉर्म में होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और वो प्लेट्स आपस में जुड़ के इस तरीके से एक डाइनोफ्लैजिलेट का आउटर सरफेस बनाती है। ठीक है, यूग्लिनोइड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो यूग्लिनोइड्स में जनरली सेल वॉल एब्सेंट है। यहाँ पर जो अपनी सेल वॉल है, लेट मी राइट इट कंप्लीटली, एब्सेंट। लेकिन बच्चों इनके पास एक दूसरी प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल, जो इनको फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पेलिकल देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स और बच्चों प्रोटोजोन्स की, यहाँ पर अपनी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट। तो आप इस सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह टेबल बना के इसको लर्न कर सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी। देखिए आप खुद देखिए, क्राइसोफाइट सिलिका, यहाँ पर सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। यहाँ पर पहले दो मेंबर्स क्या है, वो प्लांट लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर फोटोट्रॉफिक फोटोट्रॉफिक। थर्ड वाला जो होता है वो अपना कनेक्टिंग लिंक है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, तो वो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। और लास्ट अपने दोनों है हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स डेड एंड डिकेइंग की बॉडी पे फीड करते हैं, और जो अपने प्रोटोजोन्स होते हैं वो किसी को पकड़ के या किसी की बॉडी के ऊपर पैरासाइट रह के अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हमें बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाने वाला है। चलिए अब सारे के सारे ग्रुप्स को बच्चों एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला अपना यहां पर होने वाला है मेंबर्स। अगर हम क्राइसोफाइट्स की बात करें तो दो तीन बातें हमने पढ़ ली हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे कि दे आर फोटोसिंथेटिक, वो एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों पानी में मिलते हैं, और इनके पास जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका एम्बेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने मेंबर्स हो जाने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर दो मेंबर्स है, एक तो अपने आते हैं डायटम्स, ठीक है, और दूसरे जो मेंबर्स आते हैं वो सुनहरे रंग के होते हैं, उनको बोलते हैं डेस्मिड्स। और डेस्मिड्स का दूसरा नाम है बच्चों गोल्डन एल्गा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्राइसोफाइट्स के अपने दो मेंबर्स होते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डीडी, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। और डेस्मिड्स का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन एल्गा। ये गोल्डन एल्गा नाम है, बट ये प्लांट्स नहीं है, ये क्राइसोफाइट्स है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स है। क्यों इनको एल्गा बोल रहे हैं, इनको एल्गा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके साइज की बात करें बच्चों, यहां पर जो इनका साइज रहने वाला है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। अगर हम क्राइसोफाइट्स के साइज की बात करें तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनकी ये है, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब पानी के बहाव के साथ अपने आप बिना एनर्जी खर्च करे, पानी जिधर जा रहा है उधर ही ये अपने आप जाते जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों इनको बोला जाता है प्लैंकटॉन्स। और यहां पर नीट पर क्वेश्चन आ चुका है, नीट में इन सभी के सभी पॉइंट्स पर क्वेश्चन आ चुका है। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में क्या ध्यान रखें, क्राइसोफाइट्स के दो मेंबर्स होते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इनको प्लैंक्टन्स भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इनको प्लैंक्टन्स, इनको प्लैंक्टन्स एक तो इनके छोटे साइज की वजह से बोलते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इनका अपना कोई वॉलंटरी मोशन नहीं होता है, ये जिधर पानी जाता है पानी के साथ साथ ये जाते जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट यहां पर हमें डायटम्स के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिन पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो अपने डायटम्स होते हैं दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है ओशन के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स अपने डायटम्स होते हैं।
और डायटम्स किसको बिलोंग करते हैं? क्या डायटम्स प्लांट्स हैं? नहीं, डायटम्स बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, वो क्राइसोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। और देखिए फिर भी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ओशन के अंदर कौन करता है? डायटम्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, जो इनकी सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी यूनिक होती है ना। जो डायटम्स की सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी यूनिक है। क्या है यूनिक? उनकी जो सेल वॉल है वो इस तरीके से साबुनदानी की तरह बनी होती है। जो सोप बॉक्स होता है हमारा, इसमें क्या होते हैं? सेल वॉल ऑफ डायटम्स, सेल वॉल ऑफ डायटम्स हैव टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, दो पतली पतली ओवरलैपिंग शेल्स हैं। ठीक है, जो आपस में क्या करती है? फिट हो रही है साबुनदानी की तरह। विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे डायटम्स होते हैं, जो इनकी सेल वॉल होती है, वो इस तरीके से साबुनदानी की तरह होती है। एक शेल ये और दूसरी शेल ये, और इस तरीके से इसके अंदर अपनी रहेगी, अपना रहेगा डायटम्स। इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है? ये है डायटम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये है इसकी सेल वॉल। और सेल वॉल कैसी है? सेल वॉल साबुनदानी की तरह है। ठीक है, इस तरीके से पड़ी हुई है। अब बच्चों, इनकी जो सेल वॉल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका। सेल वॉल के अंदर अपना रहने वाला है बहुत ज्यादा सिलिका। और आपको पता है सिलिका क्या होता है? सिलिका इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल मटीरियल। इट इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल मटीरियल। इसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, आप इसको खत्म नहीं कर सकते हो बच्चों। इसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो हमारे डायटम्स होते हैं जब वो समुद्र में मर जाते हैं, ठीक है, डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स समुद्र में मर जाते हैं। मान लीजिए ये डायटम्स है, ये हमारा समुद्र है, मान लीजिए दिस इज ओशन, और यहाँ पर ये बहुत सारे डायटम्स रहते हैं। जब डायटम्स की मृत्यु हो जाती है, जब ये मर जाते हैं, तो वैसे तो ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो जाता है, लेकिन बच्चों जो इनकी सेल वॉल होती है इनकी सेल वॉल इस तरीके से यहाँ पर ओशंस में नीचे डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और जब इनकी सेल वॉल बहुत लंबे टाइम तक समुद्र में इस तरीके से पड़ी रहती है, बिलियंस ऑफ ईयर तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इसी तरीके से जो सेल वॉल के डिपॉजिट्स हैं वो पड़े रहते हैं। क्या है ये है अपने सेल वॉल डिपॉजिट्स। क्या है बच्चों? सेल वॉल डिपॉजिट्स। ये क्या बनाते हैं? ये मिलके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सॉइल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायएटमेशियस अर्थ। डायएटमेशियस अर्थ। ठीक है बच्चों, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसको फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग वगैरह में यूज करते हैं। सो हमें क्या क्या डायटम्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं? हमें डायटम्स के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखने हैं कि चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, क्वेश्चन आएगा तो कौन है? डायटम्स है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही यूनिक होती है, वो साबुनदानी की तरह होती है। इस तरीके से दो ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं, जैसे सोप बॉक्स आपस में सोप बॉक्स में फिट होते हैं ना, इसी तरीके से इनकी जो सेल वॉल है वो फिट हो जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर रहती है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें बहुत सारा सिलिका होता है, और जो सिलिका होता है वो अपना कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए जब डायटम्स मर जाते हैं ओशंस में, और इनकी जो सेल वॉल है वो ओशन के बेस पर, बॉटम पर डिपॉजिट होती चली जाती है, और वो ही क्या बनाती है बच्चों? उसी को बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। तो एक बार यहाँ पे पढ़ लेते, देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डायटम्स दैट हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड इन देयर हैबिटेट। डायटम्स मर गए लेकिन उनके सेल वॉल के जो डिपॉजिट्स हैं वो वहीं रह गए हैं ओशन में नीचे। तो एंड एक्यूमुलेट्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, और क्या बनाते हैं? डायटमेशियस अर्थ। और इस तरीके की सॉइल निकल के आती है बच्चों। जो डायटमेशियस अर्थ है वो इस तरीके की अपनी सॉइल रहती है। ये सॉइल बहुत ही किरकिरी होती है, ग्रिटी होती है नेचर में, इसलिए इसको कहां यूज करते हैं? इसको पॉलिशिंग में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी है। आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डायनो मतलब दो, डाया मतलब दो, और फ्लैजिला, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास अपने दो फ्लैजिला होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए पहले कलर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट, क्योंकि आपको पता है कलर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कलर कब आता है? कलर तब आता है जब उसके पास कोई अलग से पिगमेंट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट, डिपेंडिंग ऑन द main pigment,
in their cell dinoflagellates can be of different colors. Dinoflagellates can be of different colors. Can be of different colors. जैसे कि कौन कौन से कलर के हो सकते हैं? जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि ग्रीन हो सकते हैं। कौन कौन से कलर के हो सकते हैं? ग्रीन हो सकते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अपने ब्लू हो सकते हैं। ठीक है, अपने ब्राउन हो सकते हैं। ब्राउन की जगह बच्चों मैं एक कलर यूज कर रही हूं, दिस इज ब्राउन। ठीक है, ब्राउन हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं। ठीक है, और अपने जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो रेड कलर के भी हो सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उनका कलर रहने वाला है। तो कौन कौन से कलर हो गए यहाँ पर? ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड एंड येलो। रेड एंड येलो। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैम इनकी सेल वॉल कैसे डिफरेंट होती है। देखिए अभी हमने डायटम्स में पढ़ा है, उनकी सेल वॉल में क्या होता है? उनकी सेल वॉल के अंदर होता है सिलिका। यहां पर सेल वॉल में कॉम्पोजिशन डिफरेंट नहीं है। यहां पर भी क्या है? यहां पर भी आपका सेलुलोज ही है, लेकिन वो सेलुलोज बहुत मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट नहीं है, वो सेलुलोज प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। सो सेल वॉल हैज स्टिफ cellulosic plates on their outer surface। तो इनकी जो बॉडी है एक सिंगल सेल से बनी हुई है, उनके आउटर सरफेस पे आप यहां पर देख सकते हैं। वैसे मैंने एक और डायग्राम लगा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये क्या है? ये इस तरीके से प्लेट्स है। ठीक है, प्लेट्स है, और प्लेट्स के बीच का जो गैप होता है बच्चों वो इस तरीके से ये बनाता है फरो। ये क्या है? ये फरो है, खाली जगह, गड्ढे। ठीक है, यहां पर इस डायग्राम में आप बेटर देख सकते हैं इस चीज को। देखिए इस तरीके से इनकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई तो सेल वॉल की है, लेकिन इस तरीके से ये प्लेट्स हैं। देख रहे हैं आप लोग? तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इस तरीके से सेलुलोज की प्लेट्स में प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर इस तरीके से, और ये सेलुलोजिक प्लेट्स जो है आपस में जुड़ी हुई है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर फरो भी है। ये क्या है? ये देखिए पूरा खाली जगह है, ये पूरी खाली जगह है। ये क्या है? ये है अपना फरो। ठीक है, फरो की इंपॉर्टेंस है अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया बच्चों? सेल वॉल जो है वो बनी हुई सेलुलोज की है, लेकिन वहां पर प्लेट्स प्रेजेंट है। प्लेट्स ने पूरी बॉडी को इस तरीके से प्लेट जुड़ के बॉडी को कवर किया हुआ है, और बीच बीच में कहीं पर फरो भी है। फरो क्यों है? देखिए अब यहां पर दो फ्लैजिला होते हैं अपने। ठीक है, एक फ्लैजिला अपना रहता है बच्चों ट्रांसवर्स, जो कि ट्रांसवर्स तरीके से प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो फ्लैजिला है वो अपना रहता है लॉन्गिट्यूडनल, वो लेंथ के अलोंग प्रेजेंट होगा। लेंथ के अलोंग जो ट्रांसवर्स रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल रहता है वो लेंथ के अलोंग रहता है। ठीक है, तो यहां पर दो फ्लैजिला है, एक अपना ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल, एंड कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन द फरो। ठीक है, इस डायग्राम में भी दिख रहा है बच्चों, लेकिन नेक्स्ट डायग्राम में आप बहुत क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। देखिए ये फ्लैजिला है, ये कौन सा फ्लैजिला है? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। ये जो फ्लैजिला है देखिए ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स ऐसे प्रेजेंट है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ठीक है, दोनों फ्लैजिला कैसे प्रेजेंट है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। तो ये बात बच्चों हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत सारे कलर्स होते हैं इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल है, बट वो सेलुलोजिक प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप के फ्लैजिला यहां पर हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, रेड टाइड्स। देखिए जब हमारे जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, वहां पर यहां पर हमारा एक एग्जांपल है जो हमें लर्न करना है। रेड डायनोफ्लैजिलेट का बच्चों एग्जांपल है गोनीओलेक्स। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। गोनीओलेक्स एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है बच्चों। ये क्या है? ये है एक रेड डायनोफ्लैजिलेट। जब इसका नंबर ओशन के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, मान लीजिए इसने बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया है, क्या करता है ये? रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ गोनीओलेक्स। रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लैजिलेट या फिर गोनीओलेक्स कॉजेज रेड टाइड्स। ठीक है, जो रेड टाइड्स है या जो समुद्र है हमें वो रेड नजर आ रहा है, वो क्यों नजर आ रहा है?
वो रेड डायनोफ्लैजिलेट की वजह से नजर आता है। क्यों? कई बार क्या होता है, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो ओशन में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सारा क्या नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा ओशन हमें लाल नजर आ रहा है, रेड नजर आ रहा है। तो ये क्या है? ये है अपनी रेड टाइड। अब बच्चों देखिए, रेड टाइड्स का एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट ये है रेड टाइड्स का कि जब इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स ओशन के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड, एंड जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं दे किल, क्या करते हैं? टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड एंड किल्स एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स अपने रहते हैं, स्पेशली मछलियां, उनकी डेथ हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, मछलियां एक बहुत ही लार्ज स्केल पे मरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि रेड टाइड्स कौन कॉज करता है? रेड टाइड्स कॉज करते हैं गोनीओलेक्स। क्यों? क्योंकि इनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। जो गोनीओलेक्स है, इसमें क्या है? रेड कलर का पिगमेंट है। ये क्या करते हैं, जब इनका नंबर ओशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बच्चों, तो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और इन टॉक्सिन्स की वजह से जो अपने एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। आप देख सकते हैं फिशेस मरना शुरू हो जाती है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, सो चलिए नेक्स्ट ग्रुप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है अपना यूग्लिनोइड्स। देखिए, हमने पढ़ लिया है कि यूग्लिनोइड्स में क्या है, इनके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट, हम पढ़ चुके हैं। इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन बच्चों इनके पास क्या होती है? इनके पास होती है पेलिकल। अब पेलिकल का जो मटेरियल है वो क्या सेलुलोज है? मैम नहीं, पेलिकल जो होती है वो होती है आपकी एक प्रोटीन रिच लेयर। पेलिकल क्या होती है बच्चों? पेलिकल इज प्रोटीन रिच लेयर, जो क्या बनाती है इनको? विच मेक देम फ्लेक्सिबल। ठीक है, पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब इनके पास भी बच्चों दो फ्लैजिला है। ठीक है, अपने जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके पास भी दो फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन बच्चों जो यूग्लिनोइड्स होते हैं उनके फ्लैजिला की दो अलग बातें होती है। क्या होती है? इनके जो फ्लैजिला होते हैं दे आर अनइक्वल इन लेंथ। फ्लैजिला तो दो प्रेजेंट है, लेकिन दोनों फ्लैजिला जो अपने होते हैं अनइक्वल इन लेंथ होते हैं। एक फ्लैजिला अपना होता है लॉन्ग, और जो बच्चों दूसरा फ्लैजिला होता है वो अपना होता है शॉर्ट। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। ठीक है, डायग्राम में क्या दिख रहा है? यहां पर देखिए, ये फ्लैजिला कैसा है? ये फ्लैजिला है शॉर्ट, और ये वाला जो फ्लैजिला है बच्चों, ये फ्लैजिला है अपना लॉन्ग। तो इनके पास एक लॉन्ग फ्लैजिला है, एक अपना यहां पर हो गया है शॉर्ट फ्लैजिला। तो दोनों को ध्यान रखना है कि यूग्लिनोइड्स के पास भी दो फ्लैजिला है और डायनोफ्लैजिलेट्स के पास भी दो फ्लैजिला है। क्या डिफरेंस है? अभी हम कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे पढ़ेंगे जिनके पास सिर्फ एक ही फ्लैजिला है यहां पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब बच्चों पिगमेंट्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था कि मैम ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस तो आपके साइनोबैक्टीरिया भी कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर ये है कि इनके पास क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होता है। देखो, क्लोरोफिल ए का होना कोई यूनिक फीचर नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी था, साइनोबैक्टीरिया में भी था, जो लास्ट किंगडम हम लोग पढ़ के आए हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक दूसरा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिर्फ हायर प्लांट्स में। ये सिर्फ हमें कहां मिलता है? हायर प्लांट्स। तो पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर हमें और भी बहुत सारे पिगमेंट्स मिलते हैं, लेकिन पिगमेंट क्लोरोफिल बी का होना एक बहुत ही यूनिक फीचर है बच्चों, जो इनको फोटोसिंथेटिक बना के और इनको बहुत क्लोज ले जाता है प्लांट्स के। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, देखिए। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो रहता है अपना मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या है बच्चों? मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि मैम ये ऑटोट्रॉफ्स की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और ये जो अपना होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि ये किसी प्रे को पकड़ के उसको भी खा जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से हम लोग ये बोलते हैं जो यूग्लिना है या यूग्लिनोइड्स है, they are connecting link between, they are connecting link between plants and animals, plants and animals। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में साइंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? वायरसेस के बारे में पढ़ा था। वहां पर वायरसेस क्या होते हैं? हमने ये पढ़ा था कि जो वायरसेस होते हैं वो हमारे कनेक्टिंग लिंक होते हैं। किसके बीच में? वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि जो वायरस होता है वो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग कहलाता है। लेकिन जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कैप्चर करता है बच्चों, तो वो क्या करता है?
वो लिविंग की तरह बिहेव करता है, उसकी पूरी मशीनरी को यूज करके अपना पूरा मेटाबॉलिज्म चलाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे युग्लिना होते हैं या युग्लिनॉइड्स होते हैं, दे बिहेव लाइक कनेक्टिंग लिंक। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो युग्लिना का आप डायग्राम देख लीजिए, आपको डायग्राम पहचानने आने चाहिए, ठीक है। दिस इज युग्लिना, जिनके दो फ्लैजिला हैं और दोनों फ्लैजिला कैसे हैं, अनइक्वल इन लेंथ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं अपनी बहुत इंटरेस्टिंग नेक्स्ट कैटेगरी में बच्चों। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्लाइम मोल्ड। आप देख सकते हैं स्लाइम मोल्ड, देखिए स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है मैम, स्लाइम मोल्ड खाते क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लाइम मोल्ड का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो रहता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का क्या मतलब है बच्चों, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ये डेड एंड डिकेइंग पे फीड करेंगे। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चा रहता है अपना जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करे। तो स्लाइम मोल्ड यही करते हैं। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्लाइम मोल्ड जो है जेली लाइक है। स्लाइम मोल्ड कैसा होता है बच्चों, स्लाइम मोल्ड इज अ लिटिल बिट जेली लाइक, ठीक है। और ये इस तरीके से डेड की बॉडी के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो हम यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं कि बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनियां, एंड लीव्स, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के साथ साथ मूव होती रहती है, इसके ऊपर बढ़ते रहते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पिक्चर में, यहाँ क्या दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्लाइम मोल्ड है वो मूव कर रहा है डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के ऊपर। और यहाँ से क्या करते रहते हैं, यहाँ से सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर ये एंगल्फ करते रहते हैं, सोखते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स के साथ साथ उनकी बॉडी चलती रहती है इस तरीके से, और ये डेड एंड डिकेइंग लीव्स में से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को वहां से एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, और ज्यादा बहुत डिस्कस नहीं किया यहाँ पर, लेकिन दो बातें दी हुई है कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, ठीक है। जो अपने स्लाइम मोल्ड्स होते हैं फेवरेबल कंडीशंस में किस तरीके से बिहेव करते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है, तो ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अनफेवरेबल कंडीशंस में बच्चों जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो एक बहुत ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका जो बहुत ही फैला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के पास बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये भी वही सेम स्ट्रक्चर है। सेल वॉल तो इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम बेसिकली एक मास है जिसमें बहुत सारा मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और सारे के सारे जो न्यूक्लियस है बच्चों वो रहने वाले हैं आपके 2n, डिप्लॉयड है। स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी में जो प्लाज्मोडियम स्टेज बनती है वो फेवरेबल कंडीशंस में बनती है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, आप ये समझ सकते हैं। और इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो जो न्यूक्लियस है वो सारे के सारे डिप्लॉयड है। यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियस होने वाले हैं। लेकिन बच्चों ये लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इसी मास के ऊपर, ये आपका मास है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, और इसी मास के ऊपर अनफेवरेबल कंडीशंस के आने से क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है। देखिए फ्रूटिंग बॉडीज अभी हम फंगी में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से इस मास के ऊपर बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज अपनी बन जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है बच्चों, ये है अपनी फ्रूटिंग बॉडी। इसको फंगी में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये है अपनी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, हमने 3 ही बनाई, बहुत सारी बनती है, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ इस चीज को। अब बच्चों जो ये फ्रूटिंग बॉडी होती है इसका जो ऊपर वाला ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको तो हम लोग बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। और जो ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। आपने 10th क्लास में स्पोर फॉर्मेशन में राइजोपस में ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, राइजोपस लेकिन एक फंगी है, लेकिन फंगी और स्लाइम मोल्ड का ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल मिलता जुलता है। क्या होता है यहाँ पर जो अपना स्पोरेंजिया होता है इसके अंदर मियोसिस करके बहुत सारे क्या बनते हैं बच्चों, स्पोर्स बनते हैं। जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, स्पोरेंजिया के अंदर होती है अपनी मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे बच्चों, आपको पता है कि मियोसिस के बाद जो सेल्स बनती है वो हमेशा बनती है हैप्लॉइड, ठीक है। जो स्पोरेंजिया है वो क्या है, स्पोरेंजिया है डिप्लॉइड, और इस स्पोरेंजिया के अंदर होती है मियोसिस और बनते हैं बहुत सारे स्पोर्स। और स्पोर्स क्या रहने वाले हैं, स्पोर्स सारे के सारे रहने वाले हैं अपने क्या,
हैप्लॉइड। अब क्या होता है यहां पर जो स्पोर्स हैं बच्चों, इनकी एक खास बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर साइड में डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो स्पोर्स होते हैं ना बच्चों, इनकी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि स्पोर्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छे वाली सेलुलोजिक वॉल होती है। सेलुलोज किसकी वॉल है? स्पोर्स के ऊपर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। देखिए आप, इंटरेस्टिंग बात यहां पर, स्लाइम मोल्ड की बॉडी के ऊपर खुद पे सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो इनके स्पोर्स हैं उनके पास ट्रू सेल वॉल है, ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल है, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं, जो मेच्योर फॉर्म होती है, उसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, आपको पता है जो स्पोरेंजिया है वो बर्स्ट करेगा, है ना। स्पोरेंजिया क्या करते हैं? स्पोरेंजिया बर्स्ट करेंगे, और जो ये अपने स्पोर्स होते हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स इस तरीके से रिलीज होंगे। स्पोर्स तो आपको पता है, स्पोर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके ऊपर इतनी मोटी थिक वॉल है। इस वॉल की वजह से ये क्या करते हैं, इस वॉल की वजह से ये सालों साल बहुत एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। क्या होते हैं? वॉल की वजह से दे कैन सर्वाइव, दे आर रेजिस्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्पोर्स आर रेजिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस जब आएंगी या अनफेवरेबल कंडीशंस जब आएंगी, तो ये बिल्कुल आराम से रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी बॉडी के ऊपर, ये डीनेचर नहीं होंगे, ना ये मरेंगे। लेकिन बच्चों जैसे ही ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलेंगी, जैसे ही स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी और एयर करंट्स के थ्रू, जो है हवा के थ्रू, ये स्पोर्स आपस में मिलेंगे, तो ये स्पोर्स फिर से क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये स्पोर्स यहाँ पर बनाने वाले हैं एक फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्पोर्स, जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स के फ्यूजन से यहाँ पर एक फॉर्म बन जाएगी जाइगोट। और आपको पता है स्पोर्स क्या है बच्चों, स्पोर्स तो अपने हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2n, लेकिन फेवरेबल कंडीशंस में। अब क्या होने वाला है, अब आपको पता है फेवरेबल कंडीशंस में ये जो जाइगोट है, जो खुद 2n है, ये बार बार अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म को ये डिवाइड नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये सिर्फ अपने न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज करने वाला है। और यहां पर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, कैरियोकाइनेसिस हो रही है बच्चों यहाँ पर। ये हमने 10th क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, कैरियो 9th क्लास में भी किया हुआ है, माइटोसिस और मियोसिस में। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, बट यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, नॉट साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब क्या है, एक ही सेल के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं बन रही है जिससे कि नई सेल्स बन सके। तो सेल एक ही है ना, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो बच्चों ये इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल अपना होने वाला है। देखिए इस तरीके से ग्रो करते हैं। यहाँ पर आप जिप फाइल में देख सकते हैं कि इस तरीके से सड़ी गली पत्तियां, टहनियां जो पड़ी रहती हैं, उनके ऊपर स्लाइम मोल्ड जेल की तरह फैलता रहता है। इस तरीके से देखिए, जेल की तरह फैलता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, बच्चों क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशंस के आते ही ये बनाएगा इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज। ये क्या है बच्चों, ये है आपकी फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज आपको पता है, फ्रूटिंग बॉडीज में ये क्या है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होने वाला है बच्चों, स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर इस तरीके से मियोसिस के बाद स्पोर्स बनने वाले हैं। स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे और ये स्पोरेंजिया जब बर्स्ट करेंगे, स्पोर्स फैलेंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये स्पोर्स आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बनने के बाद बच्चों इनसे फिर से क्या बन जाएगा, फिर से एक प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, आपको पूरा ध्यान रखना है। इनके खुद के पास कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो इनके स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू सेलुलोजिक वॉल है। ठीक है, ये ऑलरेडी थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फेवरेबल कंडीशंस में दे फॉर्म एंड एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जो कि डिप्लॉयड होता है, जो कि बहुत दूर दूर तक फैल सकता है, बहुत सेवरल फीट तक। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम जो है डिफरेंशिएट करता है, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। और जो स्पोर्स रहते हैं वो टिप पे रहते हैं। टिप पे किस स्ट्रक्चर में, टिप पे जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर। का क्या नाम है, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजिया, जो डिप्लॉयड है। इसमें मियोसिस होने के बाद स्पोर्स बनते हैं। जो स्पोर्स बनेंगे वो रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट है, एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और बच्चों एयर करंट्स के थ्रू, हवा के साथ साथ ये दूसरी जगह पे चले जाएंगे जहां फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वहां पर फ्यूज करके ये जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से फिर से क्या होगा, नए प्लाज्मोडियम को जन्म देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी लाइफ साइकिल होगी। चलिए अब अपनी हम लास्ट क्लास डिस्कस करते हैं प्रोटोजोन्स। देखिए प्रोटोजोन्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे आर, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस थिंग, दे आर
primitive relatives of, they are primitive relatives of animals। ठीक है, इनको एनिमल्स के बहुत ही पुराने वाले रिश्तेदार माना गया है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मैम हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, पढ़ चुके हैं, एक ही बार पहली बार पढ़ लिया था, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है, प्रेडेशन करते हैं, पैरासिटिज्म कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बच्चों आगे लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं? जो पहली कैटेगरी है वो है अपनी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। पहली कैटेगरी कौन सी है बच्चों? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दूसरी कैटेगरी बच्चों अपनी है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जो अपनी तीसरी कैटेगरी है बच्चों वो है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और जो बच्चों अपनी लास्ट कैटेगरी है वो है अपनी स्पोरोजोन्स। नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, कभी डिस्कस करते हैं इस चीज को। देखिए, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास तो सूडोपोडिया मिलेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजिला मिलेगा, और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास हमें मिलने वाला है सीलिया। और स्पोरोजोन्स के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, ना सीलिया, ना फ्लैजिला, ना सूडोपोडिया। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है, हैबिटेट क्या है। जो अपने अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं बच्चों उनका हैबिटेट हो सकता है फ्रेश वाटर, वो हमें सी वाटर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, और वो हमें मॉइस्ट सॉइल में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारी यहां पर हमें पैरासिटिक फॉर्म्स भी मिलती है। ठीक है, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनके हैबिटेट के बारे में। एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल हम पहले पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा सा फेमिलियर लगने लगती है चीजें। जैसे कि अमीबा, अमीबा इज एन एग्जांपल। अमीबा कैसा है? अमीबा इज अ फ्री लिविंग, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है। बच्चों एक दूसरा यहां पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट अमीबा। इसको हम 12th क्लास में डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये है पैरासाइट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। अब जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, यहां पर आप अमीबा को भी देख सकते हैं फोटो में, इनके पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन है बच्चों वो है अपना स्यूडोपोडिया। इसको हम लोगों ने 9th क्लास में भी डिस्कस किया है और 10th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स और पोड वर्ड का मतलब होता है फीट्स। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं बच्चों इनके पास होते हैं फॉल्स फीट्स। ठीक है, अब इन फॉल्स फीट्स की हेल्प से ये क्या करते हैं? इन फॉल्स फीट की हेल्प से 2 काम कर सकते हैं, ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या करते हैं? ये कैप्चर करते हैं प्रे को, मतलब ये इंजेक्शन भी कर सकते हैं। कैप्चर प्रे, कैप्चर प्रे का मतलब है ये फूड का इंजेक्शन भी कर सकते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, हम लोगों ने ये चीज 10th क्लास में भी पढ़ी है। क्या पढ़ा है? कि जब अमीबा अपनी सराउंडिंग्स में फूड देखता है तो ये क्या करता है? ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इस तरीके से सूडोपोडिया बनाता है। ठीक है, और सूडोपोडिया क्या करते हैं? सूडोपोडिया इस फूड को अंदर एंगल्फ करके इस तरीके से यहां पर वैक्यूल बना लेते हैं। अब वैक्यूल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स छोड़ते हैं और एंजाइम्स में क्या करते हैं? इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्टेड फूड को अंदर ले लिया जाता है और जो बेकार खाना होता है अनडाइजेस्टेड उसको बाहर थ्रो कर दिया जाता है। ठीक है, तो सूडोपोडिया के 2 फंक्शंस हैं अमीबा के अंदर, लोकोमोशन, उसको मूव करने में हेल्प करता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों है यहां पर उसको फूड के इंजेक्शन में भी ये हेल्प कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों एनसीईआरटी लिखती है, जो मरीन फॉर्म्स होती है ना, जो समुद्र में मिलने वाली फॉर्म्स होती है, जो समुद्र में मिलने वाली फॉर्म्स होती है, दे हैव सिलिका ऑन देयर आउटर सरफेस। सिलिशियस होती है, सिलिका ऑन देयर आउटर सरफेस। तो ये पॉइंट भी याद रख लेंगे, क्योंकि आजकल नीट में पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के पेस्ट कर देते हैं, पूछते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। मरीन फॉर्म्स जो होती है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, उनकी बॉडी के ऊपर भी हमें सिलिका देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है बच्चों वो है फ्लैजिलेटेड। अब फ्लैजिलेटेड जो होते हैं अपने, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं बच्चों, और वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग भी मिल जाएंगे और वो हमें पैरासाइट्स भी मिल जाने वाले हैं। तो किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी दिखने वाले हैं। यहां पर अपने एग्जाम्पल है, हमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, जैसे कि लिशमानिया है ना। लिशमानिया में क्या डिस्कस किया था बच्चों हमने 10th क्लास में? लिशमानिया में हमने डिस्कस किया था कि इनके पास एक फ्लैजिला होता है, और कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? डिजीज जो कॉज करते हैं वो होती है अपनी काला अजर, पढ़ा हुआ है 10th क्लास में।
दूसरा जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एग्जाम्पल में पढ़ना है बच्चों, जो पैरासिटिक है वो है ट्रिपैनोसोमा। दोनों ही पैरासिटिक के एग्जांपल्स है। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है? ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये अपना लिशमानिया है बच्चों, और ये लिशमानिया का डायग्राम है, और ये डायग्राम जो है अपना वो है ट्रिपैनोसोमा का, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, दोनों के पास एक सिंगल फ्लैजिला। देखो फ्लैजिला कितने हैं, क्या बहुत सारे फ्लैजिला? नहीं, डायनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिला थे, दोनों इक्वल इन लेंथ। यूग्लिनोइड्स के पास 2 फ्लैजिला थे, अनइक्वल इन लेंथ, एक बड़ा एक छोटा। लेकिन यहाँ पर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास अपना एक ही फ्लैजिला होने वाला है, सिंगल फ्लैजिला है। और ये फ्लैजिला किस चीज में हेल्प करता है? ऑब्वियसली मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों हमें इतना ही डिस्कस करना है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का जो हैबिटेट रहता है वो बच्चों जनरली कहां मिलते हैं? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हमें जनरली देखने के लिए मिलते हैं एक्वाटिक हैबिटेट में। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल भी हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पैरामीशियम। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? पैरामीशियम। आपको पता है जो पैरामीशियम होता है इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर लाइक होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसी शेप है, स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं इसको। ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा इसका स्लीपर शेप्ड होता है पैरामीशियम। ठीक है, इसकी बॉडी पे यहाँ पर बहुत छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होता है। और इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं सीलिया। यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत सारे इनकी बॉडी पे क्या देखने के लिए मिलते हैं? बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बॉडी पर होते हैं थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? जो इनके हेल्प कर रहे हैं लोकोमोशन में। अब देखिए सीलिया के भी बच्चों 2 काम है। क्या काम है? एक तो मूवमेंट में, मूव करवाएंगे इसकी बॉडी को। दूसरा बच्चों एक इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो इनकी सराउंडिंग्स में पानी रहता है ना, आपको पता है ये एक्वाटिक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर सारे में वाटर है। और मान लीजिए इस वाटर के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? इस वाटर में आपको मिल रहा है यहाँ पर फूड, सराउंडिंग्स में यहाँ पर बहुत सारा फूड है। तो सीलिया की हेल्प से वो वाटर भी आगे आगे पुश होता रहता है बच्चों जिसमें फूड प्रेजेंट है। सो यहां पर दूसरा फंक्शन क्या है? वाटर, it also moves water laden with food, water laden with food in a specific direction, in a specific direction। यहां पर सीलिया का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होने वाला है कि जो अपने सीलिया होते हैं वो वाटर को भी आगे आगे पुश करते हैं। किस डायरेक्शन में? देखिए ये इस वाटर को पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है अमीबा और पैरामीशियम का एक मेजर डिफरेंस है। देखिए दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन यहां पर इनके पास एक ओरल कैविटी होती है बच्चों, एक ओरल कैविटी होती है। अमीबा के पास कोई ओरल कैविटी नहीं है। यहां पर एक स्पेसिफिक एंट्री होती है, एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गलेट। तो जब कोई पैरामीशियम फूड का इंटेक करेगा तो वो एक ही ओपनिंग से कर सकता है। हमने पढ़ा है अमीबा में ऐसा नहीं है। अमीबा की पूरी जो बॉडी है वो क्या कर सकती है? जहां भी फूड होगा वहीं पर सीडोपोडिया बना लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है। सूडोपोडिया कहीं से भी बन जाएंगे, किसी भी, कहीं भी, यहां से यहां से यहां से, जहां पर भी फूड प्रेजेंट होगा। लेकिन बच्चों अगर पैरामीशियम की सराउंडिंग में फूड प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं से भी फूड को टेकअप कर ले, नहीं। उसको फूड को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं गलेट। वो गलेट से ही क्या कर सकता है? गलेट से ही फूड का इंजेशन हो सकता है। तो इनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक एंट्री है जहां से फूड एंटर कर सकता है। इसका मतलब सीलिया के 2 फंक्शंस हो गए बच्चों। सीलिया पैरामीशियम को मूव भी करवा सकता है और सीलिया फूड को भी मूव कर सकता है, उस वाटर को भी मूव कर सकता है जिसमें फूड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। और ये बच्चों आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इतने सीलिया हैं, हर टाइम क्या है? हर टाइम मूव करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि दोनों चीजों को मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो अपना लास्ट है वो है स्पोरोजोन। देखिए स्पोरोजोन्स का जो हैबिटेट है ये ज्यादातर हमें पैरासिटिक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, कहां मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसको भी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें लर्न करना है वो है अपना प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? एक बहुत ही भयंकर बीमारी कॉज करता है, मोस्ट नोटोरियस कॉजेज, प्लाज्मोडियम कॉजेज मोस्ट नोटोरियस डिजीज।
नोटोरियस का मतलब है वाइड स्प्रेड, कॉमनली नोन, ठीक है। कौन सी बीमारी है बच्चों? मलेरिया। मलेरिया कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं होगा जिसने नहीं सुना है, मलेरिया ज्यादा सभी ने सुना होगा। तो मलेरिया इज मोस्ट नोटोरियस डिजीज, मोस्ट फेमिलियर या वाइड स्प्रेड डिजीज है, ठीक है, सब लोग जानते हैं, वेल नोन डिजीज, ठीक है। अब बच्चों यहां पर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई लोकोमोटरी ऑर्गनली यहां प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बच्चों यहां की जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये इतनी बार पीवाईक्यू है बच्चों नीट का, दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, इन देयर लाइफ साइकिल। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गनली नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स जैसी स्टेजेस बनाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे 12th क्लास में मलेरिया, हमें वहां पर डिटेल में डिस्कस करना है, तो हम देखेंगे किस तरीके से जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी लाइफ साइकिल्स को 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। पहले वो अपनी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो करता है मॉस्किटो के अंदर, और जो अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम को पूरा कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इनकी बॉडी में क्या होता है, इनकी लाइफ में बहुत सारी स्पोर्स की स्टेज बनती हैं, मीरोजोइड, स्पोरोजोइड, ठीक है। तो इसको हम 12th में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए लास्ट एक पॉइंट है, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर प्लाज्मोडियम 2 जगह पढ़ा है। एक तो प्लाज्मोडियम हमने अभी पढ़ा है रिसेंटली स्पोरोजोन्स में, एक प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा है स्लाइम मोल्ड के अंदर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर आप देख सकते हैं, जब मैंने प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है तो उसको इटैलिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं और इटैलिक्स में किसी चीज को लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है अपना जेनेरिक नेम। तो जो ये वाला प्लाज्मोडियम है बच्चों, ये बेसिकली एक जीनस है। किस चीज का जीनस है? ये मलेरियल पैरासाइट का प्रोटोजोन या स्पोरोजोन का जीनस है, जब इटैलिक्स करके लिख रहे हैं। लेकिन जब हम सिंपली ऐसे लिख रहे हैं वो क्या है आपको पता है, मैम प्लाज्मोडियम तो स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं अपनी फेवरेबल कंडीशंस में, जिसमें एक सेल होती है, एक सेल के अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस पड़े होते हैं। इसलिए ये वाला प्लाज्मोडियम क्या है, इट इज अ मास ऑफ मल्टी न्यूक्लियड प्रोटोप्लाज्म ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। आपको पता है ये पैरासाइट है किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर और मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करने वाला है इस तरीके से। यहां पर ये क्या है, ये फ्री लिविंग है। आपको पता है मैम, ये तो लैंड पे जो लीव्स पड़ी हुई थी, जो टहनियां पड़ी हुई थी डेड, उनके ऊपर फीड कर रहा था, तो ये फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है, क्योंकि ये डेड सड़ी गली पत्तियों से खाना ले रहा है, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफिटिक। यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, पैरासिटिक, क्योंकि ये तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, उसकी सेल्स पे अटैक करता है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो आरबीसीज और लीवर सेल्स पे अटैक करता है, वहां से खाना लेता है, ठीक है। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसकी बॉडी में कितने न्यूक्लियस हैं आपने पढ़ा है, यहां पर जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी बॉडी में एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है। लेकिन बच्चों यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं स्लाइम मोल्ड की बॉडी में कितनी कंडीशन है। स्लाइम मोल्ड का जो प्लाज्मोडियम वाला स्टेज है, जो फेवरेबल कंडीशंस में बनता है, वहां पर तो मैम बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इनमें दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे विद कैपिटल लेटर, लेकिन बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं मैम, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल पी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इटैलिक्स नहीं करेंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड किंगडम प्रोटिस्टा। आप एक बार इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और अपने डाउट्स लीजिए अगर डाउट्स हैं आपको तो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंगी के बारे में। ओके बच्चों।